यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या हालचाल है आप सबके? राइट, आई होप सब बढ़िया होंगे एकदम। लास्ट लेक्चर में जो टीडीएस का पहला सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक्स अबाउट टीडीएस एंड कुछ इनिशियल सेक्शंस ऑफ द टीडीएस। अब इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे सेक्शन 194 ए। अब यहां पर देयर आर सर्टेन सेक्शंस जहां पर टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ सिलेक्टेड लोगों पर ही आती है, जैसे कि 194 ए। 194 ए, ठीक है। उसमें यहां पर क्या बोला है दैट एनी पर्सन एक्सेप्ट, मतलब यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक एसएससी पर है, लेकिन यहां पर कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, कुछ लोगों को यहां पर एक्सक्लूड किया गया है, मतलब उन लोगों को टीडीएस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, कैसे लोग हैं ये? जिसको मैं बोलता हूं छोटे लोग। ठीक है, तो कौन है छोटे लोग, कहां पे पाए जाते हैं? तो ये छोटे लोग है इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसका टर्नओवर डज नॉट एक्सीड the limit prescribed, that is 1 crore or 50 lakhs for the audit under section 44ab during preceding financial year। मतलब करंट फिनेंशियल ईयर हमारा 2024-25 है, उसमें अगर आपको टीडीएस कट करना है कि नहीं करना है वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि 23-24 फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर कितना था। अगर उस साल में अगर आप बिजनेस में हो और आपका टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस करता है तो आपको 24-25 में टीडीएस एप्लीकेबिलिटी होगी। ठीक है, तो यहां पर ऐसी कितनी सेक्शंस है तो उसको याद रखने का तरीका है 94 एच आई जे ए सी और एक आएगा आर। ठीक है, HIJACR, हाईजेक आप इसको बोल सकते हो, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहां पर सर क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये छोटे लोगों को बाहर क्यों रखा है? बिकॉज एज वी ऑल नो दैट कि टीडीएस में क्या होता है कि आपने टीडीएस पहले कट करना है, फिर आपको एवरी मंथ एंड में उसको डिपॉजिट करना होता है, फिर एवरी क्वार्टर एंड आपको उसका टीडीएस का स्टेटमेंट फाइल करना होता है जिसको हम बोलते हैं टीडीएस का रिटर्न। ठीक है, तो ये सारी प्रोसीजर एस्पेक्ट से उसको फ्री वो छुटकारा मिल जाए उसको। कई बार क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे जैसे ट्रेडर है, कोई किराना स्टोर वाला है, अब जिसका हार्डली टर्नओवर फॉर एग्जांपल 30-40 लाख साल का है, अब उसने मान लो किसी को इंटरेस्ट पे करना है तो कहाँ टीडीएस की झंझट में पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए कुछ कुछ छोटे लोगों को यहाँ पर बाहर रखा है। तो छोटे लोग में कौन कौन आएगा? इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर, अब टर्नओवर आपको कौन सा देखना है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखना है। अगर वो 1 करोड़ से कम या 50 लाख से कम है तो उस केस में हम लोग उसको टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं लगेगी। कहां पर नहीं आएगा ये? इट इज जस्ट गिवन इन द सेक्शंस ओनली, बाकी सारे सेक्शंस में एप्लीकेबल होगा वो। ठीक है, चलिए डिडक्टी कौन होगा? ऑब्वियसली रेसिडेंट पर्सन। जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग नॉन रेसिडेंट को अभी यहां पर कवर अप नहीं करेंगे, उसके लिए सेक्शन 195 हम लोग डील करेंगे, जो हम लोग नॉन रेसिडेंट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ टीडीएस कितना है? 10% आपको टीडीएस कट करना है, उसमें भी पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अगेन इट इज जनरलाइज पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो जिस केस में सीधा आपको देखना है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट है वही आपको याद रखना है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केस में आपको क्या मिलेगा? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक अ समरी ऑफ ऑल दिस थिंग कि कहां पर पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर है, कहां पर एट द टाइम ऑफ पेमेंट है, उसका आप लिस्ट बना सकते हो। ठीक, नेक्स्ट थ्रेशोल्ड लिमिट। अब थ्रेशोल्ड लिमिट यहां पर आएगा 40,000 रुपीज इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद द बैंक, पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा। मतलब आपने मान लो बैंक में डिपॉजिट रखा है, अब डिपॉजिट कोई भी हो सकता है, टाइम डिपॉजिट हो सकता है, टर्म डिपॉजिट हो सकता है, सेविंग डिपॉजिट हो सकता है, कुछ भी। तो सेविंग का इंटरेस्ट होगा या फिर एफडी का इंटरेस्ट होगा, कोई भी इंटरेस्ट होगा, उस पर बैंक टीडीएस कट करेगा। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 से ऊपर जा रहा है तो। ठीक है, सो यहाँ पर डिडक्टर कौन है? बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस है जहां पर आपका अकाउंट है। तो सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, इट कैन बी व्हाट वी कैन से रिकरिंग अकाउंट ऑल्सो, उस पर भी अगर इंटरेस्ट आता है तो वो भी आपको कंसिडर यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद आता है 50,000 इन केस ऑफ डिपॉजिट विद द बैंक और पोस्ट ऑफिस इफ द पेई इज अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन।
खास एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर सीनियर सिटीजन होए, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। अब सिमिलरिटी ऐसा ही कुछ लिमिट हमने देखा था कहां पर, 80 टीटीबी के अंदर, जहां पर 80 टीटीबी के अंदर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को 50,000 तक का डिडक्शंस भी अलाउड है। ठीक है, तो ये चीज आप ऐसे कॉमनली भी यूज कर सकते हो, याद रख सकते हो इसको आप लोग, राइट। तो 50,000 तक बैंक को टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है अगर सामने वाला रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हुआ और 50,000 से कम उसका इंटरेस्ट हुआ तो। लेकिन 50,000 से ऊपर अगर 1 रुपया भी गया तो पूरे अमाउंट पे टीडीएस कटेगा, और 40,000 से ऊपर अगर 1 रुपया गया तो पूरे अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। इन एनी अदर केस इट इज 5,000। अब यहां पर बात करते हैं एनी अदर केस मतलब कौन है, मतलब कोई भी ऐसा बोरोवर है, राइट, जिसने पैसे बोरो किए हैं। यहां पर बैंक पोस्ट ऑफिस को छोड़ के जितने सारे हैं वो सब कुछ, ठीक है। तो यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, या फिर मान लो XYZ कंपनी है, ठीक है, XYZ कंपनी है। सिक्योरिटी का इंटरेस्ट हमने यहाँ 193 में डिस्कस किया हुआ है, तो उसको हम लोग यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। मान लो XYZ कंपनी है, उसने ABC फर्म से लोन लिया हुआ है, तो XYZ कंपनी जितना भी इंटरेस्ट पे करेगा ABC फर्म को, उस केस पे वो TDS कट होगा। उस केस में थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगा कितना, 5,000 रुपीज, बराबर। अगर XYZ कंपनी ABC फर्म को 4,000 का इंटरेस्ट पे करती है तो कोई TDS नहीं कट होगा, लेकिन अगर वो 10,000 का TDS पेमेंट करती है इंटरेस्ट का, तो उस केस में TDS आएगा। क्लियर। चलिए, उसके बाद आता है नॉन एप्लीकेबिलिटी। कहां कहां पर 194A एप्लीकेबल नहीं होता है। पहला केस आएगा इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू देयर मेंबर। अब फर्म के केस में नया सेक्शन इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज 194T। सो अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करती है तो उस केस में उसको टीडीएस कट करने की जिम्मेदारी नहीं आती है 94A के अंदर। और लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर से अब आएगा 94T, राइट, जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है उस केस में। इंटरेस्ट पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द रेसिडेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को इंटरेस्ट पे करती है तो उस केस पे भी टीडीएस नहीं आएगा। इंटरेस्ट पेड बाय द क्रेडिट सोसाइटी और ए लैंड डेवलपमेंट बैंक एटसेट्रा, तो उसको भी टीडीएस कट करने की जिम्मेदारी नहीं है। एंड इंटरेस्ट पेड टू द बैंक, मतलब आपने मान लो बैंक से लोन लिया हुआ है और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको टीडीएस की जिम्मेदारी नहीं है, मतलब आपको बैंक का टीडीएस कट नहीं करना है। और इफ यू आर पेइंग ए गवर्नमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या फिर कोई LIC है या इंश्योरेंस कंपनी है उसको अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो देयर इज नो रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द TDS अंडर सेक्शन 194A। क्लियर। अब बात करेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट। अब एक चीज यहां पर आती है दैट इज कॉल्ड CBS सिस्टम। CBS का मतलब हुआ है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस की वजह से सारी जो ब्रांचेस होती है बैंक की, वो सब कुछ होती है कनेक्टेड एक दूसरे से, ठीक है। आप किसी भी बैंक से आप तो ट्रांजेक्शन कर सकते हो, प्रैक्टिकली भी हम लोग कर ही रहे हैं अभी, तो कि अभी आपकी ब्रांच डिपेंडेंसी जीरो हो चुकी है। पहले क्या होता था, आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करना पड़ता था तो आपको अपनी होम ब्रांच पे जाना पड़ता था, वहां पर जहां पर आपका अकाउंट होता था वहां पर। बट CBS की वजह से अब सब कुछ कनेक्टेड है। तो अगर किसी बैंक ने CBS अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट हमने यहां पर देखी 50,000 और 40,000 की, उसको हमें कैसे कंसीडर करना है, क्या हमें ब्रांच वाइज कंसीडर करना है या फिर हमें हर एक ब्रांच का मिला के एग्रीगेट देखना है एज ए होल बैंक। ठीक है, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब मान लो उसकी यहां पर 3 ब्रांच है, फॉर एग्जांपल विजय क्रॉस रोड ब्रांच, यूनिवर्सिटी ब्रांच और गुरुकुल ब्रांच। आपको तीनों बैंक में FD आपने रखा हुआ है और तीनों बैंक में आपको 15-15 हजार का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एज ए होल अगर हम बैंक देखें तो इट इज 45,000, लेकिन अगर इंडिविजुअली ब्रांच वाइज देखने जाएंगे तो इट इज ओनली 15,000 रुपीज। तो उस केस में हमें यह देखना होगा कि क्या इस पर TDS एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। अब बैंक ने यहां पर CBS ऑप्ट किया हुआ है, तो आपका टोटल इंटरेस्ट होता है 45,000, राइट, विच क्रॉसेस 40,000 ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट। तो इन केस में, इस केस में बैंक पूरा का पूरा 45,000 पर TDS कट करेगा, राइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर क्या था कि अगर CBS अगर बैंक ने अडॉप्ट किया हुआ है तो उस केस में जो लिमिट है वो एग्रीगेट काउंट होगी। क्लियर। तो यहां पर देखो क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट शैल बी रेकन्ड विथ रेफरेंस टू द टोटल इंटरेस्ट ऑफ ऑल द ब्रांचेस if the bank has adopted CBS system। अब
दूसरी बात, सीबीएस सिस्टम के अंदर ही क्या होता है कि जनरली माइक्रो मॉनिटरिंग पर्पस, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब क्या होता है, मान लो आपने बैंक में एफडी रखा हुआ है, ठीक है। अब बैंक में आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख का एफडी रखा हुआ है, जिसका से फॉर एग्जांपल 12% नहीं, पर 6%, 12% ज्यादा हो जाएगा, तो आपको ईयरली 6,000 रुपए का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। अब एक दिन का इंटरेस्ट कितना होता है, तो लेटेस्ट कंप्यूट एक दिन का इंटरेस्ट कितना होता है, 6,000 डिवाइड बाई 365। सो एक दिन का कुछ 16.44, राउंड ऑफ करके मैं 17 रुपए लेता हूं यहां पर। मान लो एक दिन का इंटरेस्ट होता है 17 रुपए। अब बैंक क्या करता है कि जब भी अगर आप अपने अकाउंट में लॉगिन करोगे, नेट बैंकिंग वाले अकाउंट में, और आप अपना एफडी अकाउंट देखोगे, तो नेक्स्ट डे आपको कुछ ऐसा दिखेगा 100,017। उसके नेक्स्ट डे पर कुछ आपको ऐसा दिखेगा 100,034। इसको बोलते हैं माइक्रो मॉनिटरिंग पर्पस के हिसाब से आपको यहां पर डेली उसका बैलेंस आपको दिखता जाता है कि अभी आपका कितना इंटरेस्ट अक्यूमुलेटेड हुआ, ऐसा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सर, अगर ये यहां पर इंटरेस्ट 40,000 को क्रॉस कर गया, तो क्या हमें टीडीएस कट करना है कि नहीं करना है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहां पर, अगर ये इंटरेस्ट 40,000 को क्रॉस कर गया, तो क्या हमें यहां पर टीडीएस कट करना है कि नहीं करना है? जैसे मान लो यहां पर तो 1 लाख का एफडी था, उसके बदले फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाख का एफडी होता, और तो इंटरेस्ट कितना आता, 60,000 आता पूरे साल में, तो कोई ना कोई एक दिन तो ऐसा आएगा जब ये 40,000 को क्रॉस कर जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि आपको यहां पर इंटरेस्ट कट का टीडीएस कब कट करना है, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो ये जो आप यहां पर, ये जो आप 170 170 अब 10 लाख कर दिया ना, तो एक जीरो और बढ़ा देता हूं मैं, 170 340 से करते 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 फॉर एग्जांपल आप लोग पहुंच गए 10,40,000 पे। अब नेक्स्ट डे आपने वापस 170 डिपॉजिट हुआ, 170, तो क्या अब यहां पर आपको टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, देखो पेमेंट आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में ही आपको मिलेगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट तभी होगा। तो यहां पर समझ लो ध्यान से, ये क्या होता है कि इट इज जस्ट अ माइक्रो, ये वर्ड याद रख लेना, माइक्रो मॉनिटरिंग पर्पस के हिसाब से यहां पर डेली इंटरेस्ट कंप्यूट होता है। ठीक है, यहां पर इंटरेस्ट आपके अकाउंट में अभी तक एक्चुअल क्रेडिट नहीं हुआ है। मान लो आपने 1 जनवरी को एफडी रखा हुआ है, तो अकाउंट में आपके इंटरेस्ट क्रेडिट कब होगा, अकाउंट में क्रेडिट होगा 31 दिसंबर 24 को, तो उस दिन उसका टीडीएस आएगा। तो यहां पर कहने का पर्पस ये है कि अगर बैंक ने सीबीएस ऑप्ट किया हुआ है और माइक्रो मॉनिटरिंग पर्पस के हिसाब से उसका डेली इंटरेस्ट अगर कंप्लीट हो रहा है, तो डेली टीडीएस कट नहीं करना वाला, तो बैंक पागल हो जाएगी। ठीक है, से करोड़ों कस्टमर्स है उसके बैंक के, अब करोड़ों के अकाउंट में हर रोज का एंट्री, हर रोज का टीडीएस, बैंक पागल हो जाएगी, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि जब वो एक्चुअल क्रेडिट होगा, तब आपको क्या करना होगा, उसको टीडीएस कट करना होगा। लुक, बैंक यूजिंग सीबीएस कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन डेली और मंथली बेसिस फॉर माइक्रो मॉनिटरिंग पर्पस, जैसे मैंने आपको बताया 170 170 एवरी डे। In such case, TDS shall be deducted when interest actually credited to the customer's account. तो TDS कब कटेगा, जब एक्चुअल उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा तब। ठीक है, 31 दिसंबर को, सिंपल। सो ये था हमारा 194A। अब उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, हैव अ लुक। जैसा मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को ही साथ में कंसिडर कर रहे हैं। लुक, examine TDS implications under section 194A in the cases mentioned here under. On 1/10/2024, Mr. Malia made a 6-month FD of rupees 10 lakhs at the rate 9% with ABC Cooperative Bank. The fixed deposit matures on 31st of March 2025. अब यहां पर ध्यान रखना इंटरेस्ट कंप्यूट करने में कि कई बार आप लोग एफडी कब ओपन किया है वो भी देखना, वरना क्या होता है कि जल्दबाजी में हम लोग पूरे साल का इंटरेस्ट कंप्यूट करते हैं। तो यहां पर मालिया ने 10 लाख का एफडी रखा है, 10 लाख इंटू 9%, तो इसका आंसर आएगा 90,000 इंटरेस्ट होगा इसका टोटल। ठीक है, अब ये 90,000 इंटरेस्ट तो पूरे साल का हुआ है।
मालिया ने एफडी कब रखा है? मालिया ने एफडी रखा हुआ है 1 अक्टूबर को और मैच्योर कब हो रहा है? 31 मार्च को। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा। सो यहाँ पर ये होगा इंटू 1/2। सो टोटल आपका इंटरेस्ट आएगा 45,000। अब यहाँ पर सामने छोटे लोग नहीं है, खुद बैंक ही है, तो उस केस में 40,000 रुपीज का क्या आएगा? थ्रेशोल्ड लिमिट आएगा। यहाँ पर कुछ भी बोला नहीं कि मालिया सीनियर सिटीजन है कि नहीं है, राइट? तो हम अज्यूम करते हैं कि वो नॉन सीनियर सिटीजन है, तो उसके केस में 40,000 का थ्रेशोल्ड लिमिट और 40,000 का थ्रेशोल्ड लिमिट, तो टोटल 45,000 पे 10% इंटरेस्ट कटेगा 4,500 रुपीज। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट। 1 जून 2024 मिस्टर गणेश गायतोंडे मेड अ 9 month फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹3 लाख ईच। अब 3 उसने एफडी रखी है, 3 लाख रुपए की एक, और वो भी कितने महीने की? 9 months की। सो आपको इंटरेस्ट कंप्यूट करना हो तो 9/12 करना पड़े। कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 9%। सो 9% आपका इंटरेस्ट आया विद द द्वारका, जनकपुरी एंड रोहिणी ब्रांच ऑफ XYZ बैंक। अब देखना ध्यान से, यहां पर उसने क्या किया है कि तीनों एफडी 3-3 लाख रुपए की एक ऐसा अलग अलग ब्रांच में रखा हुआ है। ठीक है, अ बैंक विच हैज अडॉप्टेड द सीपीएस। अब यहाँ पर सीबीएस अडॉप्ट किया हुआ है, तो वी ऑल नो दैट कि हम लोग यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे, एग्रीगेट अमाउंट, राइट? अब यहाँ पर अगर हम अभी इंटू 3 को हटा देते हैं, तो एक ब्रांच का इंटरेस्ट कितना होगा? 3 lakhs इंटू 9%। सो इट इज 3 lakhs इंटू 9%, तो 27,000 इंटू 9/12, so that comes to 20,250। ये एक ब्रांच का हुआ। अगर सीबीएस एडॉप्ट ना किया होता तो क्या होता? यहां पर अगर सीबीएस एडॉप्ट ना किया होता तो 20,250 का इंटरेस्ट होता, तो इस केस में यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस ना होती, तो टीडीएस कट ना होता। लेकिन सीबीएस है तो हमें तीनों ब्रांच का टोटल देखना पड़ेगा, तो इंटू 3 करेंगे, सो दैट कम्स टू 60,750, और 10% रेट है तो 6075 का टीडीएस कट होगा। यहाँ पर खास एक देखना कि इंटरेस्ट कितने पीरियड का कंप्यूट करना है, पूरे साल का मत ले लेना। फाइन, चलिए अब उसके बाद आगे हम बात करेंगे। ऑन 1 अक्टूबर 2024 मिस्टर मुन्ना भैया started a 6 months recurring deposit of ₹2 lakhs at the rate 8% per month with the PQR bank. Recurring deposit matures on 31st of March 2025। अब यहां पर समझना रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। दैट रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है कि एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ इंटरवल आपको उसमें अमाउंट डिपॉजिट करनी होती है। तो यहां पर आपका जो रिकरिंग अमाउंट है दैट इज 2 lakhs पर मंथ। तो आप क्या करोगे? हर महीने उसमें 2-2 लाख रुपए डिपॉजिट करोगे और उसमें जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। अब इसमें कंप्यूटेशन कैसे करना हो, आप लोग बचपन में अगर आपको याद हो तो अकाउंट्स में आप लोग ऐसा किए होंगे। इफ यू रिमेंबर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हर महीने के बिगिनिंग में वो पैसा विड्रॉ करता है या हर महीने के एंड में पैसा विड्रॉ करता है या हर महीने की 15th को पैसा विड्रॉ करता है, ऐसा कुछ आपने कंप्लीट किए होंगे जिसमें आप कुछ 66 मंथ्स, 72 मंथ्स, 78 मंथ्स ऐसा कंप्लीट करते होंगे। अगर आपको धुंधला धुंधला सा याद आया तो, नहीं याद आया कोई इश्यू नहीं है। अब देखो, पहला डिपॉजिट वो करेगा पहले महीने में। यहाँ पर 1 अक्टूबर को पहला डिपॉजिट रखा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, राइट? अब हर एक महीने कितना डिपॉजिट करेगा? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, बराबर, इंटू 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 कितना इंटरेस्ट रेट है? 8% है ना इसमें। हाँ, सो इंटू 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, इंटू 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 इंटू। अब देखो, पहला जो 2 लाख आपने डिपॉजिट किया है उसमें पहले महीने का इंटरेस्ट, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का और छठे का सबका इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? तो यहां पर आएगा 6/12, यहां पर हो जाएगा 5/12, यहाँ पर हो जाएगा 4/12, यहाँ पर 3/12, यहाँ पर 2/12 और यहाँ पर 1/12, ऐसा होता है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? यहाँ पर पूरा इंटरेस्ट कंप्यूट करोगे, आपको मिलेगा यहाँ पर टोटल
इंटरेस्ट। अब मैं यहां पर ऐसा बोलता हूं आपको, देखो यहां पर 2 लाख तो हर एक जगह कॉमन है, सो 2 लाख हो गया बराबर। 8% कॉमन है तो 8/100 वो भी हो गया। डिवीजन में 12 कॉमन है तो वो भी हो गया। तो बचा कौन? तो बचा यहां पर देखो ये 6 5 4 3 2 1। अब उस सबका टोटल करो आप लोग, 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 तो कितना होता है? 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 21। सो 21/12 रिकरिंग में आपको ऐसे इंटरेस्ट कंप्यूट करना है, राइट? तो इसका इंटरेस्ट कितना आएगा, दैट इज कंप्यूट। आप ऐसे करके देख लो तो भी सेम आएगा, ऐसे करके देख लो तो भी सेम आएगा, ठीक है। लुक, 2 लाख इंटू 8% इंटू 21 डिवाइड बाई 12, सो कितना आया? 28,000। कितना इंटरेस्ट आया? अब यहाँ पर 28,000 का इंटरेस्ट आया है, मतलब ये अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में कोई भी टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। अगर आपको ये लिखना हो तो आप लिख लेना पोज करके, ठीक है। दिस हाउ यू आर सपोज टू कंप्यूट। और मैंने आंसर में भी उसको आपको मेंशन तो करके दिया ही है इस तरह से, ठीक है। 28,000 इंटरेस्ट हुआ विच डज नॉट एक्सीड 40,000, तो आपको यहाँ पर कोई टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, ठीक। चलिए, ये 94A को मार्क भी करना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में दिखेगा। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। सोरिया बैंक लिमिटेड, a banking company to which Banking Regulation Act applies, has paid an interest of 37,000 to Mr. Bhuvan, a resident Indian, from its Lucknow branch and 38,000 from the Kanpur branch. If the bank has not adopted core banking solutions, अब यहां पर एक ब्रांच का 37,000 हो रहा है, दूसरी ब्रांच का हो रहा है 38,000। दोनों केस में 40,000 से ऊपर नहीं जा रहा है और बैंक ने यहां पर सीबीएस अडॉप्ट नहीं किया है, तो उस केस में कोई भी टीडीएस कट नहीं होगा, बिकॉज उस केस में हम लोग ब्रांच वाइज कंप्यूट करेंगे। Examine the provisions of the Income Tax Act in this regard. Will your answer be different if the bank has adopted the CBS? अगर बैंक ने अडॉप्ट किया होता सीबीएस तो 37 प्लस 38 टोटल कितना होता? 35 इंटू 2 और 2 और 3 5, 75,000 का इंटरेस्ट होता, तो उस केस में टीडीएस आता। सिंपल, राइट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है और कंप्यूट करना है। डन। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। माया बैंक क्रेडिट 73,50,000 towards the interest on deposit in a separate account for micro monitoring purpose by using core banking solutions. अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, ये वर्ड याद रख लेना, माइक्रो मॉनिटरिंग पर्पस। No tax was deducted at source in respect of the interest on deposit so credited, even where the interest in respect of some depositors exceeded rupees 40,000. The assessing officer disallowed 30% of the interest. याद करो बिजनेस प्रोफेशन के अंदर, ठीक है। Expenditure where the interest on time deposit credited exceeded the time limit of rupees 40,000 and also levied the penalty under section 271C. Decide the correctness of the action of assessing officer. ठीक है, तो यहां पर कितना टीडीएस आएगा उसके बारे में बात करी है। तो पहली बात तो माइक्रो मॉनिटरिंग पर्पस है तो उसमें आपको टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं होती जब तक वो एक्चुअल क्रेडिट नहीं होता है तब, बराबर। सो 30% यहां पर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर डिसअलाउ किया, वो तो गलत ही है। लुक, एज पर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द 94A, where the income by of interest other than interest on securities is credited to any account, whether it's called interest payable account or suspense account or by any other name। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर उसको ऐसे समझाएंगे भाई पेमेंट और क्रेडिट विच और इस अर्लियर के हिसाब से क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस कटता है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि एक्सपेंशन टू सेक्शन 194 विल नॉट अप्लाई in the cases where the bank where the credit is made for provisioning account on daily or monthly basis for the purpose of micro monitoring purpose only by use of CBS software। Since the no constructive credit, वो तो कब होगा जब एफटी मैच्योर होगी तब, तब तक उसमें कोई क्रेडिट नहीं देखा जाता है। सो नो कंस्ट्रक्टिव क्रेडिट to the depositors or payees account takes place while computing the interest on daily or monthly basis। so यहां पर आपको जो टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, as per the bank amount, so action of the AO
जैसे आपको पता है टीडीएस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, भले वो 40,000 के ऊपर क्रॉस करता है, बिकॉज उसमें अभी तक एक्चुअल क्रेडिट नहीं हुआ है इसकी वजह से। So in the view of the above action, the AO is disallowing the interest expenditure in a separate account for the micro monitoring purpose is not valid, and consequent initiation of the penalty proceedings is also not tenable in the law. तो सिंपल सा यहाँ पर एक क्वेश्चन था। डन। सो ये हुआ हमारा 94A। अब आगे बात करेंगे हम लोग 94B एंड डबल बी। ठीक है। अब 94B इज अबाउट लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एटसेट्रा, उसमें से अगर कोई विनिंग होता है तो। एंड 94 डबल बी इज अबाउट हॉर्स रेस। अगर आपको हॉर्स रेस में कोई पैसा जीतते हो आप लोग तो आपका टीडीएस यहां पर कट होगा। ठीक है। तो पहले केस में जो विनिंग्स आपको लगा है, राइट, तो सामने ऑर्गेनाइजर कौन है वो आपका टीडीएस कट करेगा, राइट। तो डायरेक्टर मींस एनी पर्सन। ठीक है। जैसे मान लो आप केबीसी में आप पैसा जीत के आए हो, तो वहां पर सोनी टीवी एंटरटेनमेंट या फिर जो केबीसी जिसका भी ऑर्गेनाइजर होंगे वो लोग टीडीएस कट करेंगे। हॉर्स रेस में आप जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा बुक मेकर होता है। बुक मेकर मीन्स जिसको हम लोग बुकी बोलते हैं यूजुअली, राइट। तो जो आपके नंबर्स वगैरह नोट करते हैं, भाई आपका कितने नंबर का घोड़ा, आपके कितने नंबर का घोड़ा, फिर आप जो पैसे उसको लगाते हो, भाई यहाँ पर मेरा 1 लाख, यहाँ पर 2 लाख रुपए, वैसे, राइट। सो दैट यू आर सपोज टू चेक। यस। तो यहाँ पर वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है को टीडीएस कट करेंगे। फिर डिडक्टी आता है रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट, सामने कोई भी हो। अब देखो यहाँ पर एक और एक्सेप्शन क्रिएट हुआ आर और एनआर का। ठीक है। एक हमने 182 में देखा, एक हमने 182A में देखा, सैलरी प्लस पीएफ। और तीसरा क्या आया यहाँ पर 94B और डबल बी। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 30%। अब आपको ये भी पता होगा कि ये जो इनकम होती है ये टैक्सेबल होती है आईएफओएस के अंदर। ठीक है। उस पर भी 30% रेट लगता है। ठीक है। 30% रेट, उसमें कोई एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होता, कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होता वैसे। तो यहाँ पर आपका 30% टीडीएस होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पर क्रेडिट जैसा कोई मैटर नहीं होता है। ठीक है। तो जब भी आपको पे करेंगे तब वो टीडीएस कट करेंगे। अब थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है? इट इज 10,000 एग्रीगेट ड्यूरिंग द ईयर। तो 10,000 उसमें एग्रीगेट लिमिट है। अगर 10,000 से ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पर टीडीएस कट होगा। ठीक है। फिर आगे एक चीज बोली है यहाँ पर कि विनिंग फ्रॉम इन द नेचर ऑफ काइंड और पार्टली इन केस एंड पार्टली इन काइंड, but the case is not sufficient to deduct the tax. In such case, payers shall ensure that the payee has paid the tax or recover the tax from the payee before releasing the winning. अब यहाँ पर ये मैटर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई इनाम लगा है, जैसे कि मर्सिडीज कार आपको इनाम में लगी है। ठीक है। हो सकता है बात साथ हो जाए। 1 करोड़ की प्राइस है और आपको 10 लाख रुपए कैश विनिंग लगा हुआ है। सो टोटल आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए आप जीते हो। अब 1 करोड़ 10 लाख अगर आप जीते हो तो आपका यहां पर टीडीएस होगा 33 लैक्स। ठीक है। 33 लैक्स आपका टीडीएस अमाउंट होगा। अब 10 लाख रुपए आपके पास जो कैश था वो तो ले लेंगे आप। ठीक है। वो लोग रिकवरी कर ही लेंगे, टीडीएस कट गया। अब बचे कितना है? 23 लैक्स। अब यहां पर आपके पास केस नहीं है, मतलब विनिंग में इतना सफिशिएंट केस नहीं है कि टीडीएस कट हो जाए। अब उस केस में क्या करेंगे वो लोग? ऐसा तो होगा नहीं कि मर्सिडीज में से 2 दरवाजे निकाल दे, या एक स्टीयरिंग उठा ले, या फिर 4 टायर निकाल दे, आधा इंजन निकाल दे। फिर आप पूछोगे ये क्या है? बोला टीडीएस कटा है, राइट। तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा उस केस में। तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं? उस केस में वो लोग इतना इंश्योर करेंगे कि जो 23 लाख रुपीस का जो आपको टैक्स भरना है वो आप डिपॉजिट कर दो और हमें उसकी चलन की कॉपी दे दो। या फिर आप उससे पहले क्या करोगे कि जब आप रिलीज करोगे, कार की चाबी उसके हाथ में दोगे, आप 23 लाख रुपीस उसके पास से क्या करोगे? रिकवरी कर लोगे, राइट। तो यहाँ पर जो भी ये जो विनिंग रिलीज कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जितना भी पैसा है उसको क्या करो? वापस पहले रिकवर कर लो। गॉट इट? ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। एक आध लुक, क्वेश्चन नंबर 7 says Mr. Govind won the first prize in the lottery ticket and the prize was a Maruti car worth rupees 5 lakhs. What is the procedure to be adopted before handing over the Maruti car to Mr. Govind? अब जैसा मैंने आपको यह बताया कि 5 लाख की गाड़ी की कीमत है
30% टीडीएस कटेगा तो टोटल 1,50,000 रिकवरी करनी, ठीक है यहाँ पर। अब 150 अगर आपको रिकवरी करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ऐसा कर सकते हैं, गोविंद से पहले आप 1,50,000 रुपए मांग लो, या फिर उसको बोलो कि तुमने टैक्स पे कर दिया, उसका हमको प्रूफ दे दो, ठीक है। उसी के बाद आप क्या करोगे, उसको चाबी दोगे आप, ठीक। लुक, पहले वो स्टोरी करी है कि 94B में क्या प्रोविजंस है, कितना टीडीएस लगता है वो। आप जब भी आंसर लिखोगे तब आप पहले प्रोविजंस एक्सप्लेन करोगे कि इस सेक्शन के अंदर प्रोविजंस कौन से है। सेक्शन नंबर याद रखना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। ऐसा हो तो इसको याद रखने के लिए कहीं भी आप चिपका दो, कुछ भी करो वैसे, बट याद रखना जरूरी है। और इसका एक ही तरीका है याद रखने का, रिपीटेटिव टाइम इसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। However, in case of winning is whole in kind, the person responsible for paying the price shall, before releasing the winning, ensure that the tax has been paid in respect of such winning. ये कर्नाटका हाई कोर्ट का एक डिसीजन है, CIT वर्सेस हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का। It is held that where the winnings are wholly in kind, the responsibility cast under section 194B is to ensure that the tax is paid by the winner before the prize is released in his favor. In this regard, the CBDT circular number dated so and so clarifies that the person responsible for paying the winnings shall, before releasing such winnings, ensure that the tax is paid by the winner. He can also do so, for example, by collecting from the winner a sum equal to the TDS. मतलब दो ऑप्शन आपके पास है, एक तो उसको बोले कि तू 150 पे कर दे टैक्स और मुझे चलन की कॉपी दे दे, और दूसरे केस में आप क्या कर सकते हो, आप उसके पास से 150 पहले रिकवरी कर लो, उसके बाद में आप क्या करोगे, उसको चाबी दोगे, ठीक है। Therefore, in this case, since the entire winning is in kind, it must be ensured that the sum equal to the tax deductible at source, 1,50,000, is paid by Mr. Govind before the car is released in his favor. This can be done by collecting 150 from Mr. Govind, और अनदर से आई कैन से दैट कि वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, रिमिटिंग कर सकता, ठीक है। चलिए, सो इट वाज अबाउट 94 बी एंड डबल पी। नाउ लास्ट ईयर का अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2023 विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स क्या बोलता है ये, Reader, any person who makes the payment by way of winning from online games, मतलब यहां पर कौन होंगे, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे जूपी, फिर विंजो, और कौन से है, 823 रमी, ऐसे बहुत सारे नाम है, ड्रीम 11 ऑल्सो इज देयर, माई 11 सर्कल, जितने भी है सब कुछ ऑनलाइन गेम्स। फिर रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट, यहां पर भी दोनों को यहां पर लपेट में ले लिया गया है। यूजर्स ऑफ द ऑनलाइन गेम्स, मतलब सामने पर्सन कौन होंगे, दोज वर द यूजर ऑफ द ऑनलाइन गेम्स। एग्रीगेटिंग ऑल यूजर अकाउंट्स अंडर द वन प्लेटफॉर्म। अब आपने मान लो रमी सर्कल वाला फॉर एग्जांपल कोई प्लेटफॉर्म है, उसमें आपने क्या किया हुआ है कि आपने एक नाम से अकाउंट बनाया, दूसरे नाम से अकाउंट बनाया, तीसरे नाम से अकाउंट बनाया, इन सबको आपको क्या करना है, एग्रीगेट करके देखना है, ठीक है। अब एग्रीगेट में सर क्या होगा, दे विल कलेक्ट योर पैन नंबर, फाइन। अलग अलग आप ईमेल आईडी तो बना सकते हो, बट आपकी आइडेंटिटी क्या रहेगी, सेम बाय यूजिंग द पैन नंबर, फाइन। सो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये सब कुछ एग्रीगेट कंप्लीट किया जाएगा वन प्लेटफॉर्म का, अलग अलग प्लेटफॉर्म को एग्रीगेट नहीं करना है, बिकॉज माई इलेवन सर्कल पे क्या हुआ ये रमी वाले को पता नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक प्लेटफॉर्म वाइज आपको देखना है, और उसके अंदर आपके मल्टीपल अकाउंट्स है तो उन सबको क्या करना है, एग्रीगेट करके देखना होता है, ठीक है। रेट कितना रहेगा, 30% ऑन नेट विनिंग अमाउंट। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नेट विनिंग यहां पर कंप्यूट करना पड़ेगा। अब नेट विनिंग कंप्यूट कैसे करोगे, सो ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी, ठीक है, सिंपल सा हिसाब है, आपको ये कंप्यूट करना रहेगा। अब यहां पर बात होती है, ए का मतलब क्या होता है, इट मींस एग्रीगेट अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द यूजर अकाउंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, आपने कितना पैसा विड्रॉ किया है वो। तो यहां पर विड्रॉल को मैं माइनस की साइड दिखाता हूं, और जो ऐड हुआ है उसको मैं प्लस की साइड दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1,00,000 रुपए विड्रॉ किए हैं, सो ये हुआ आपका ए। फिर एग्रीगेट अमाउंट
of the non-taxable deposit, aggregate amount of the non-taxable deposit made in the user account by the assessee during the financial year. अब यहां पर देखना ये क्या सिनेरियो है, ये आपका पैसा जो है, ये है आपने खुद पैसा डिपॉजिट किया है। अगर मैं आपको ऐसा समझाऊं कि भाई आपने किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म में फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए ऐड किए, ठीक है, आपको गेम्स खेलनी थी इसके लिए। अब मान लो आपने कुछ नहीं किया, ना गेम खेले ना कुछ, फिर आपने 10,000 विड्रॉ कर लिए। तो मुझे एक चीज बताना, क्या इसमें आपने कुछ कमाया? नहीं, राइट? आपका कुछ पैसा गया? नहीं। तो जो पैसा आपने अपनी जेब से डाला हुआ है, राइट? जो पैसा आपने अपनी जेब से डाला हुआ है, तो उस पर यहां पर क्या होगा? कोई भी जो टैक्स है वो नहीं लगेगा, राइट? तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट। कि आपकी जेब में जो सॉरी आपके जो अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपए ऐड किया, जो मैंने समझाया वैसे, ठीक है? और वही अगर आप विथड्रॉ कर लेते तो कुछ नहीं, आपने 10,000 डाले थे, 10,000 वापस ले लिए, आपका ही पैसा था वापस आ गया। इट इज नॉट अ विनिंग, राइट? सो इट इज कॉल्ड व्हाट? नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको मैं ऐसा समझाऊं यहां पर कि आपको ऐसा था कि 10,000 रुपए अगर आप डिपॉजिट करते हो, तो आपको यहां पर 2,000 रुपए बोनस मिलता, कैश। आपके वॉलेट में 2,000 रुपए ऐड होते, तो यहां पर प्लस कितना हुआ? अब तो एक तो 10,000 आपने डाले वो, फिर 2,000 रुपए आपको ज्वाइनिंग बोनस मिला, या फिर किसी भी नाम से आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला। अब यहां पर ये जो पैसा मिला है आपको 2,000 रुपए, ये आपकी हो गई टैक्सेबल डिपॉजिट, ठीक है? मतलब ये जो बोनस अमाउंट मिला है, इट इज कंसिडर्ड एज अ टैक्सेबल डिपॉजिट। देखो, any referral, bonus, etc. deposited to the user account will be considered as a taxable deposit and not allowed to be deducted in the point B above. तो यहां पर आपको ये जो पॉइंट बी यहां पर माइनस करना है, उसमें खाली कौन सा डिपॉजिट माइनस करोगे? जो आपका खुद का पैसा आपने डिपॉजिट किया है वो। फिर पॉइंट नंबर सी आता है, ओपनिंग बैलेंस इन द यूजर अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और डी मतलब क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस। अब मान लो आपने यहां पर ड्यूरिंग द ईयर 1,00,000 रुपए आपने विड्रॉ किया, आपका क्लोजिंग बैलेंस है फॉर एग्जांपल 2,000 रुपए क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है? तो ये दोनों चीजें जो आपकी है, तो आपका टोटल अमाउंट कितना इधर हो गया? 1,02,000 ए प्लस डी, ठीक है? उसमें से आपने डिपॉजिट कितना किया था? 10,000 रुपए। वो माइनस हो जाएगा क्योंकि वो तो आपका पैसा है। क्या ये 2,000 माइनस होगा? आंसर इज नो। ये 2,000 माइनस नहीं होगा, बिकॉज ये आपको बोनस के तौर पे मिला हुआ है। इट इज अ टैक्सेबल डिपॉजिट। और ऐसा हो सकता है सर, ओपनिंग बैलेंस कितनी थी आपकी? से फॉर एग्जांपल ओपनिंग बैलेंस थी मेरी 60,000 रुपीज। इट वाज माय ओपनिंग बैलेंस, ठीक है? अब ये ओपनिंग बैलेंस क्या है? देखो, ओपनिंग बैलेंस यहां पर क्यों हमने यहां पर इसको माइनस कर दिया है, क्यों हमने इसको कंसीडर नहीं किया है, समझाता हूं। देखो यहां पर ये जो क्लोजिंग बैलेंस 2,000 रुपए है, मैंने क्या किया यहां पर, ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है। तो 2024-25 में ये 2,00,000 रुपए जो क्लोजिंग बैलेंस मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, उस पर मैंने इस बार टैक्स कंप्यूट कर लिया है। अब यही क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा। तो इस पर वापस से टैक्स नहीं लगाना, बिकॉज इट इज नॉट अ विनिंग, राइट? उस पर आप ऑलरेडी लास्ट ईयर में टैक्स पे कर चुके हो। तो यहां पर ये जो 60,000 ओपनिंग है, बराबर, ये ऐसा पैसा होगा जिस पर मैं 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पे कर चुका हूंगा, राइट? या फिर हो सकता है उस साल में मेरी नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट हो, मैंने कुछ ना किया हो, तो इस साल वो कैरी फॉरवर्ड हुआ हो, ठीक है? सो ओपनिंग बैलेंस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगाना है। तो यहां पर 10,000 रुपए जो मेरे खुद के पैसे डाले हुए, वो 60,000 मेरी ओपनिंग बैलेंस है। तो ये दोनों को मैं क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा, बिकॉज इस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। मैंने विड्रॉ कितना किया है? 1,00,000 रुपए। मैंने डिपॉजिट सॉरी मेरी बैलेंस अभी तक कितनी पड़ी है? 2,00,000 रुपए, राइट? तो मेरा विनिंग कितना हुआ? सो 1,02,000 में से अगर मैं 70,000 माइनस कर दूं, राइट, सो इट इज 32,000। ये 32,000 रुपए क्या है? मेरी विनिंग है। सो इट इज कॉल्ड नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। समझ में आया? तो ऐसे आपको कंप्यूट करना है, सिंपल से। ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। ए मतलब क्या है कि आपने जितना विड्रॉ किया है वो, बी मतलब क्या है? आपका क्लोजिंग बैलेंस। ये दोनों ए प्लस डी मतलब ए आपका जो विड्रॉल है वो, डी मतलब आपका क्लोजिंग बैलेंस,
इस साइड बी एंड सी। बी मतलब क्या है कि आपने जो नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट किया है वो, और सी मतलब क्या है कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है वो। ये दो चीजों को क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, राइट। सो विनिंग विड्रॉल और क्लोजिंग एक साइड, ओपनिंग और डिपॉजिट एक साइड। लेकिन वो डिपॉजिट में हम लोग क्या चीज कंसीडर नहीं करेंगे, जो टैक्सेबल डिपॉजिट है वो, जैसे बोनस रेफरल वगैरह, उसको हम लोग माइनस नहीं करेंगे, वो आपकी विनिंग की साइड कंप्यूट किया जाएगा। ठीक, फाइन। चलो एक काम करते हैं, पहले एग्जांपल इसका देख लेते हैं। यस, पहले काम करते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की कहानी पढ़ते हैं। देखो, मिस्टर सॉरी मिस मिस कैरी में आती, कहां आती पता नहीं। सो मिस कैरी में आती इज ए ऑनलाइन गेमर ऑन अ गेमिंग प्लेटफॉर्म सब्जी। ये पबजी का जुड़वा पाई है, सब्जी। सी इज हैविंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ ₹500 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो जैसा आपको अभी मैंने बताया वैसे कि ओपनिंग 500 है। सी डिपॉजिटेड 7,000 ऑन 5th May 2024। तो डिपॉजिट किया है 7,000 रुपए नॉन टैक्सेबल। सी गॉट रेफरल बोनस ऑफ 1,000। अब 1,000 का रेफरल बोनस आया है, तो रेफरल को मैं यहां इस साइड लिख देता हूं। यहां रेफरल बोनस, बोनस मतलब ये है आपकी टैक्सेबल डिपॉजिट है, ये आपकी नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट हुई। ऑन 20th March 2025 से विड्रॉन 10,800। विड्रॉल कितना हुआ है, 10,800। while remaining balance at the end of the year is 1,500। सो क्लोजिंग बैलेंस है 1,500। तो ये दोनों का टोटल, ये आपका हो गया ए डी, ये हो गया बी और ये हो गया सी, बराबर। सो 10,800 प्लस 1,500, ठीक है, जितना आपका आया वो, उसमें से ये 7,500 क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। सिंपल, लुक, 10,800 प्लस 1,500, ए प्लस डी और बी प्लस सी का टोटल कितना होता है 7,500। तो 10,800 प्लस 1,500 मतलब कितना होगा, 11,300, 11,300 और 12,300। 12,300 में से 7,500 गया तो कितना आया, 4,800। अब 4,800 आपका नेट विनिंग हुआ, इस पर आएगा 30% टीडीएस, तो टोटल आएगा 1,440। ठीक है, सो ऐसे आपको कंप्लीट करना है, राइट। देखो, टीडीएस कट कब करना है, तो पहली बात, एट द टाइम ऑफ विड्रॉल ऑफ द विनिंग अमाउंट बाय यूजर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑन द रिमेनिंग अमाउंट विनिंग इन द यूजर अकाउंट। अब यहां पर बोला है कि जब भी आपका पैसा विड्रॉ होगा तब आपको क्या करना है, टीडीएस कट करना है। लेकिन आपने इंतजार किया, नहीं करना विड्रॉ, जाने दो, भले साल खत्म हो जाए। 31 मार्च आपने जाने दिया, फाइनेंशियल ईयर 24-25 खत्म हो गया, 1 अप्रैल को आपने विड्रॉ किया पैसा। ठीक है, तो यहां पर क्या है आपको करना है कि अगर यूजर पूरे साल में कुछ विड्रॉ नहीं करता है तो 31 मार्च को जो भी बैलेंस है उस पर टीडीएस कट कर लो। डन। सो या तो जब भी विड्रॉ करे तब, या तो फिर जब क्लोजिंग बैलेंस पड़ा है तब। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, यहां पर 1 रुपया भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। फाइन। अब कई बार ऐसा होता है कि विड्रॉल अमाउंट आपका है वो बहुत छोटा छोटा होता है, 10 रुपए विड्रॉ कर लिए, 50 रुपए जीते विड्रॉ कर लिए, 100 रुपए जीते विड्रॉ कर लिए, कितनी बार टीडीएस कट करोगे। ठीक है, तो यहां पर देयर आर सर्टेन प्रोविजंस। लुक, एक तो ये चीज जो मैंने आपको ये समझा दी जस्ट, कि विनिंग इन द काइंड अगर है तो उस केस में टीडीएस में क्या होगा, रिकवरी होगी, जैसे हमने वो 94B में देखा वैसे ही है, सिमिलर टू 194B। ये खाली एक बार आप रीड कर लेना, कुछ है नहीं इसमें। टीडीएस ऑन इनसिग्निफिकेंट विड्रॉल। अब चैलेंज ये भी है कि सिर्फ छोटे छोटे अमाउंट विड्रॉ करें यार, कितना टीडीएस कट करेंगे। 20 रुपीज का विड्रॉ किया, 6 रुपए टीडीएस कट करेंगे। अब ऐसे जरा सोचो कि एक प्लेटफॉर्म के अंदर ऐसे करोड़ यूजर है, अब 1 करोड़ की आप महीने की एंट्री तो देखो टीडीएस की, पागल हो जाएंगे, राइट, गेमिंग प्लेटफॉर्म वाले भी। तो उस केस में देखो क्या है यहां पर, टैक्स नॉट डिडक्टेड इफ द नेट विनिंग्स विड्रॉन डज नॉट एक्सीड 100 इन अ मंथ। अगर पूरे साल का 100 से ज्यादा नहीं हो रहा है तो आपको कोई टीडीएस नहीं करना। Tax not deducted on such small withdrawal shall be deducted when such withdrawal exceeds rupees 100 in the same or subsequent month.
मतलब आपने यहां पर क्या किया कि अप्रैल के महीने में आपने विड्रॉ किया टोटल 90, तो इंतजार होगा, क्या होगा, इंतजार। अभी आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज 100 से ज्यादा नहीं गया। इन द मंथ ऑफ में आपने 5 रुपए और विड्रॉ किए, अभी भी आप क्या करोगे, इंतजार, बिकॉज अभी भी ये 100 को क्रॉस नहीं किया है। इन द मंथ ऑफ जून आपने फॉर एग्जाम्पल और 25 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो अब कितना हो गया टोटल, 95 प्लस 5 90 प्लस 5 95 प्लस 25 दैट कम्स टू 120, अब हो गया 120 रुपए। मतलब जून में आप 100 रुपए को क्रॉस कर चुके हो, तो आपको जून में टीडीएस कट करना है। यहां पे कोई जरूरत नहीं है, यहां पर कोई जरूरत नहीं, यहां पर आपका टीडीएस होगा। सो टीडीएस इन द सब्सिक्वेंट मंथ और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इफ देयर इज नो सच विड्रॉल, तो फिर इंतजार नहीं करना है। मान लो आपने अप्रैल में 90 विड्रॉ करके रख दिए, फिर आपने कुछ विड्रॉ ही नहीं किया है, तो मार्च में टीडीएस काट लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। Deductor undertakes the responsibility of the paying difference if the balance in user account is not sufficient to discharge the tax deduction। मान लो टीडीएस जितना कटना चाहिए था वो टीडीएस काटने के लिए अकाउंट में पैसा नहीं है उतना, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जिम्मेदारी किसकी आएगी, उस केस में जिम्मेदारी आएगी गेमिंग प्लेटफॉर्म की, ठीक है। विनिंग इन काइंड हुआ तो क्या, अब विनिंग इन काइंड में मैंने आपको एक चीज तो बता दी कि टीडीएस या तो आप रिकवरी कर लोगे, या तो उसको बोलोगे तू पहले टीडीएस पे कर दे, उसके बाद हम अब तेरे को पैसा देंगे। अब यहां पर क्वेश्चन है कि वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, अगर वैल्यू इन काइंड है तो कैसे, राइट। तो यहां पर वैल्यूएशन आपको क्या देखना है कि अगर विनिंग इन काइंड है तो उसमें आपने जो भी चीज उसको दिया है उसका फेयर मार्केट वैल्यू देखा जाएगा, लेकिन उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है, विदाउट जीएसटी उसकी वैल्यू देखी जाएगी। एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस, तो जनरल यहां पर क्या बोला कि जनरली क्या होगा, एफएमवी देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने गुड्स परचेस किया है बाय गेम इंटरमीडियरी देन परचेस प्राइस, मतलब आपने गुड्स परचेस किया तो कितने में परचेस किया वो। अगर आप गुड मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आप मार्केट में उसको कस्टमर को कितने में बेचते हो, राइट। तो सेलिंग प्राइस टू कस्टमर, अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो यहां पर ये थे छोटे छोटे प्रोविजंस, राइट, कि आपको ये गेमिंग प्लेटफॉर्म वाला होगा ये टीडीएस कब कट करेगा। क्लियर हुआ, डन। चलो अब एक और आईएमपी सेक्शन 194 सी, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए क्या बोलता है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो यहां पर दोनों चीजें इंक्लूड है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। तो पहले ये समझ लो 194 सी। मान लो मिस्टर ए है, उसने मिस्टर बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है और मिस्टर बी ने मिस्टर सी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, राइट। तो मिस्टर बी इज अ कॉन्ट्रैक्टर एंड मिस्टर सी इज व्हाट, सब कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो मिस्टर बी जब मिस्टर सी को पेमेंट करेगा या फिर क्रेडिट करेगा तब वो टीडीएस कट करेगा, और मिस्टर ए जब मिस्टर बी को पेमेंट करेगा या फिर क्रेडिट करेगा तब वो क्या करेगा, टीडीएस कट करेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्टर को भी सब कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस कट करना है, और जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है वो किसका कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्टी होगा, वो कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस कट करेगा, राइट। तो यहाँ पर प्रोविजन दोनों केस में एप्लीकेबल होगा। देखते हैं क्या है यहाँ पर आगे, लुक 94C is talking about payment to contractor and subcontractor। अगेन छोटे लोग यहाँ पर नहीं है, राइट। तो एनी पर्सन एक्सेप्ट छोटे छोटे लोग, ठीक है, HIGACR, तो ये सी आ गया इसके अंदर। सामने डिडक्टी कौन होगा, इट कैन बी रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर और ए सब कॉन्ट्रैक्टर, तो मिस्टर बी एंड मिस्टर सी बोथ, फाइन।
अगर सामने इन केस ऑफ डिडक्टी इज इंडिविजुअल और एचयूएफ, मतलब सामने जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट है इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ, मतलब सामने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है। आप कोई भी हो सकते हो, ठीक है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इट कैन बी एनी पर्सन, इट कैन बी एचयूएफ, इट कैन बी एओपी, बीओआई, फर्म, कंपनी, कुछ भी हो सकता है। सामने आपने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो पर्सन कौन है, राइट। अगर वैसे छोटे छोटे लोग हैं बेचारे, इंडिविजुअल एचयूएफ, यहाँ पर लिमिट वगैरह कुछ नहीं देखना है। से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर टिचकुले, आपने शायद खट्टा मीठा मूवी देखा हो तो आपको ये नाम पता होगा, मिस्टर सचिन टिचकुले, अक्षय कुमार। तो अगर मिस्टर टिचकुले है तो कितना, 1%। लेकिन अगर सामने यहां पर है अदर डिडक्टी, एनी अदर, मतलब सामने कोई कंपनी, फर्म, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी हुआ तो फिर 2%, यहां पर कितना आएगा, 1%, ठीक है। तो सामने कॉन्ट्रैक्टर कौन है उस पर डिपेंड होगा, अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, इन अदर केस इट इज 2%। कब कट करना है, अगेन जनरलाइज पी एंड सी विच एवर इज अर्लियर। थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है यहाँ पर, थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर है, दो तरीके से यहाँ पर कंप्यूट किया जाएगा। फर्स्ट है सिंगल पेमेंट अगर हुआ तो 30,000, और पूरे साल में 1 लाख से ऊपर गया तो फिर वो टीडीएस के प्रोविजंस आएंगे। मतलब कई बार क्या होता है कि सिंगल पेमेंट 30,000 का यहाँ पर एक मान लो थ्रेशोल्ड रखा है, तो आपने सारे बिल 25-25 हजार के फाड़े हैं, राइट। सो 25,000 करते करते अगर आपकी लिमिट 1 लाख को क्रॉस कर गई तो फिर उस पर टीडीएस आएगा, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड विथ वन एग्जांपल। लुक, आपने पहला पेमेंट किया 28,000 का, क्या करोगे आप, इंतजार, अभी भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है, इंतजार करना सीख लो। सेकंड, दूसरा पेमेंट हुआ 28,000, तो टोटल हुआ आपका 56,000। तीसरा पेमेंट हुआ आपका से फॉर एग्जांपल 28,000 का, तो टोटल हुआ आपका 84,000, अभी भी क्या होगा, इंतजार, नो टीडीएस। चौथा पेमेंट आपका होगा, फॉर एग्जांपल आपका चौथा पेमेंट हुआ है से फॉर एग्जांपल 20,000 का, राइट। तो टोटल आपका यहाँ पर 1,04,000 क्रॉस कर गया, मतलब यहाँ पर आपका एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख को क्रॉस कर गया है, तो यहाँ पर आपको टीडीएस कट करना पड़ेगा। अब ये टीडीएस कटेगा टोटल अमाउंट पे इन एग्रीगेट, राइट। सो 1,04,000 अगर सामने मान लो इंडिविजुअल है तो 1%, और सामने मान लो फर्म है, कंपनी है, तो फिर 2%। मान के चलते सामने टिचकुल एंड टिचकुले कंपनी है, 2%। सो 1040 का 2%, तो 1040 इंटू 2%, 1,04,000 का, सो इट इज 2080, इतना आपका टीडीएस कट होगा यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर पहला 28,000 का बिल था, आपने कोई टीडीएस नहीं किया, अब यहाँ पर 30,000 क्रॉस कर गया बिल, तो आपका फिर टीडीएस लायबिलिटी चालू हो जाएगा, फिर आपको टीडीएस कट करते रहना है, ठीक है। लेकिन 1 लाख की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर सिंगल बिल कभी भी 30 को क्रॉस नहीं करता है, 30 को, तो उस केस में आपको 1 लाख एग्रीगेट देखना है। फाइन, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डन, सो ये थ्रेशोल्ड आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये 94C अप्लाई कब नहीं कब होता है, राइट। सो पहली बात है पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्सनल पर्पस, ठीक है। अब मान लो से फॉर एग्जांपल आप एक बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है, बहुत बड़ा आपका ऑफिस है और आपकी साल की ह्यूज अमाउंट ऑफ द प्रैक्टिस है। अब आप सीए बन चुके हो, अब आप लाखों में एक हो, ठीक है, इंडिया के जो 4.5 लाख है सीएस, उसमें से आप एक हो। अब मान लो आपकी शादी होगी, शादी के दिन आपने एक कैटरिंग वाले को बुलाया है और आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है पूरा कि भाई शादी में जितना भी कॉन्ट्रैक्ट, ये खाना पीना सब कुछ है वो तेरे को देखना है, ठीक है? सब कुछ तेरे हिस्से में। तो आपने यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ये है आपका पर्सनल पर्पस कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो उस केस में आपको टीडीएस कट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। तो अगर किसी इंडिविजुअल एचयूएफ का है, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है,
तो उस केस में टीडीएस नहीं आएगा। तो सर ये खाली इंडिविजुअल एचयूएफ को क्यों? तो कंपनी फॉर्म में कौन सा पर्सनल पेमेंट होते हैं भाई? ठीक है, उसमें जो भी होगा वो बिजनेस के लिए ही तो होगा ना। कंपनी अगर कुछ भी पेमेंट करेगी, फर्म कुछ भी पेमेंट करेगी, उसमें पर्सनल कुछ नहीं होता, राइट? तो उस केस में सोचना भी मत कि सर पर्सनल पेमेंट उन दोनों के केस में क्यों नहीं है, राइट? सो इट इज ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में टीडीएस नहीं आएगा। ठीक है, मान लो आपने अपना हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो उस केस में भी 94C इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब कौन सा एप्लीकेबल होगा वो आगे जाके हम लोग देखेंगे 94M में जब आएंगे तब। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मान लो आपने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आप मुझे हर महीने, जैसे मान लो आप कोई गुड्स में डील करते हो, ठीक है, गुड्स एबीसी आपका कोई गुड्स है, तो आपने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंडर से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि तुझे हर महीने मुझे इतना क्वांटिटी सप्लाई करना है। तो यहां पर ये जो गुड्स सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो टीडीएस स्पेसिफिकली किस केस में आएगा? जब ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बारी आएगी तब। ठीक है, सो वर्क कॉन्ट्रैक्ट आप लोग जीएसटी में भी डिस्कस ऑलरेडी कर चुके होते हैं, तो बेसिकली आपको आइडिया होगा थोड़ा थोड़ा सा कि क्या है, राइट? सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के केस में 94C इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, कुछ अभी हम लोग आगे भी इसका डिस्कशन कर रहे हैं, डोंट वरी। उसके बाद डायरेक्टली इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग हायरिंग, ट्रांसपोर्ट वाले हैं जिसके पास 10 या उससे कम ट्रक है, अगर वो अपना पैन नंबर दे देते हैं, अगर वो अपना पैन नंबर देते हैं, तो उसमें भी कोई टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, जैसे कि ये आपने देखा कहां पर? 44A में देखा है। 10 या उससे कम गुड्स कैरेजेस है तो उस केस में आपको टीडीएस कट नहीं करना है उसका। फाइन, ये चीज याद रखना है। फिर नोट्स कुछ देख लेते हैं, देखो क्या है। वर्क इंक्लूड्स अ मैन्युफैक्चर और a supply of a product as per specification using the material purchased from the customer. Work includes what? Work includes the manufacture or a supply of a product as per specification using the material purchased from the customer. अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दिया कि आप एक बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपकी बहुत बड़ी ऑफिस है, ठीक है, जिसके आपके यहाँ पर 200 आर्टिकल काम करते हैं और 50 सीए काम करते हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, अब आपने ऐसा सोचा कि एक काम करते हैं, सारे आर्टिकल्स को एक बढ़िया सा बैग देते हैं, लैपटॉप बैग, ठीक है, सारे आर्टिकल्स को। फिर आपने क्या किया, उसको एक स्पेसिफिकेशन सब कुछ दे दिया कि देख भाई मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा। सो मटेरियल कहां से आया है? कस्टमर। आपने क्या बोला कि मटेरियल मेरा, ठीक है, तुझे खाली क्या करना है कि तुझे मैं जैसा बोलूं वैसा तेरे को उसको टीच करके देना है। फाइन, तो अब आपने मान लो उसको पूरा स्पेसिफिकेशन दे दिया कि देख भाई मुझे एक पॉकेट यहाँ पे चाहिए, एक पॉकेट ऐसा चाहिए, ये ऐसा वैसा सब कुछ ऐसा, एक पावर बैंक यहाँ पर इनबिल्ट चाहिए मुझे, कि अपने आर्टिकल का फोन कभी स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। फिर उसको लैपटॉप में देने वाला हूँ तो लैपटॉप के लिए भी अलग से पावर बैंक होना चाहिए, हमेशा चार्ज रहना चाहिए, मतलब कभी भी वो काम के लिए अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, ऐसा मान लो आपने पूरा मस्त एकदम जाम पैक आपको उसने एक स्पेसिफिकेशन आपने दे दिए। अब मटेरियल आप सप्लाई करने वाले हो, उसका काम खाली क्या है, वो स्टीच करके देगा। तो अगर मटेरियल कस्टमर से लिया हुआ है, इफ द मटेरियल इज परचेज फ्रॉम द कस्टमर, तो ये माना क्या जाएगा? ये माना जाएगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा। सो टीडीएस डिडक्टेबल ऑन द इनवॉइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ सच मटेरियल, अगर वो इनवॉइस में शो किया गया है तो। अदरवाइज यूजुअली क्या होगा कि वो लेबर का बिल आपको देगा, क्योंकि मटेरियल तो आपने ही उसको दिया हुआ है। ठीक है, तो लेबर का बिल देगा, तो लेबर के बिल पर आपको क्या करना होगा? टीडीएस करना होगा, अगर उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करती है तो। फाइन, लेकिन मान लो ऐसा है कि मटेरियल जो उसने परचेज किया है, आप उस बैग वाले के यहां पर गए, ठीक है, कंपनी का नाम था एलवी, लुई विटो। आप उसके यहां पे गए, आपने बोला देखो सर मैं आपको सब कुछ बना कर दूंगा, मटेरियल की भी चिंता मत करो, मैं मंगवा लूंगा मार्केट से, बहुत बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल मैं यूज करूंगा, आप चिंता मत करो उन सब, राइट? तो अब देखो यहां पर क्या है कि आप मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहे हो, मटेरियल किसी थर्ड पार्टी से परचेज किया है उसने, राइट? तो यहां पर देखो क्या हुआ कि इफ द मटेरियल परचेज फ्रॉम पर्सन अदर देन कस्टमर, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड इट इज ए नो टीडीएस। ठीक है, तो मटेरियल अगर आपने प्रोवाइड किया होता तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट माना जाता, टीडीएस आता। मटेरियल आपने प्रोवाइड नहीं किया है, मटेरियल उसने कस्टमर के अलावा किसी थर्ड पार्टी से परचेज किया है, तो उस केस में खाली वर्क कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा
और लेबर की जो वैल्यू आएगी उस पर टीडीएस आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि पेमेंट बाय ब्रॉडकास्टर्स और टीवी चैनल्स टू द प्रोडक्शन हाउस। अब ब्रॉडकास्टर मतलब कौन होता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक जमाना हुआ करता था स्टार प्लस का, ठीक है, प्राइम टाइम हुआ करता था उसका स्टार प्लस का, रात को 8:30 बजे से 11:30 बजे तक। किसी की मजाल है कि कोई रिमोट को हाथ लगा के देखे? ठीक है, स्टार प्लस कभी भी चेंज नहीं होता था, 8:30 से 11:30। उस समय एक दौर था किसका? एक था, कौन था? अरे एक था नहीं, एकता। कौन था? एकता कपूर। एकता कपूर जिसका प्रोडक्शन हाउस है बालाजी टेलीफिल्म्स। ठीक है, पेमेंट बाय ब्रॉडकास्टर, ब्रॉडकास्टर मतलब स्टार प्लस, और सामने कौन है? प्रोडक्शन हाउस। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर एकता कपूर, बालाजी टेलीफिल्म्स। ठीक है, सीरियल्स बनाती थी ये, कैसे चालू होता था ये सब, ठीक है, पूरा ड्रामा। फॉर प्रोडक्शन ऑफ द कंटेंट और प्रोग्राम एज पर स्पेसिफिकेशन, टैक्स डिडक्टिबल। फॉर द परचेज ऑफ द कंटेंट और प्रोग्राम ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड, तो उस केस में नो कॉन्ट्रैक्ट नो टीडीएस। अब यहां पर समझो, मान लो स्टार प्लस ने बोला एकता कपूर को कि देख बेन इधर आ, हम तेरे को जैसा बनाए ना, जैसा बताए तेरे को वैसा तुझे सीरियल बनाना है। ठीक है, क्या करना है तुझे? तुझे ऐसा एक सीन क्रिएट करना है जहां पर सास बहू को थप्पड़ मारती है। ठीक है, और थप्पड़ में भी वो 3 बार आवाज आनी चाहिए, थपाट 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 ऐसे वो, राइट। और पूरा कैमरा राउंड घूमना चाहिए यूं, और बैकग्राउंड में फेमस म्यूजिक चाहिए, कौन सा? वो धूमताना 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 बजता हो वैसा। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा सीरियल बनाना है, ऐसा पूरा सीन क्रिएट होना चाहिए। मतलब यहां पर जो हर एक स्पेसिफिकेशन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? ब्रॉडकास्टर मतलब स्टार प्लस। अब स्टार प्लस ने जैसा बोला उसके हिसाब से क्या किया, जो प्रोडक्शन हाउस था उसने पूरा प्रोग्राम क्रिएट करके दे दिया। तो ये हुआ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो उस पर 94 सी में टीडीएस आएगा। लेकिन बालाजी टेलीफिल्म्स ने ऐसा बोला कि देख भाई ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, तुझसे ज्यादा अच्छा मुझे सीरीज बनाना आता है, मुझे ज्यादा ड्रामा करना आता है। एक काम कर, मेरा ऑलरेडी ये सीरियल बना हुआ है, तुझको चाहिए तो तू सीधा परचेज कर, तेरे हिसाब से मैं कुछ नहीं करती। राइट, तो जो रेडीमेड प्रोग्राम जो कंटेंट बना हुआ है उसको परचेज किया है, तो उस केस में 94 सी एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर? जैसे फॉर एग्जाम्पल आईपीएल, जिसके प्रोड्यूसर कौन है? बीसीसीआई, और सामने ब्रॉडकास्टर कौन है? जियो सिनेमा, या फिर हॉट जियो हॉटस्टार ऐसा कुछ है ना, जहाँ जियो सिनेमा, राइट। तो जियो सिनेमा बोला कि देख भाई, जय भाई, हमको इस तरीके से आईपीएल चाहिए यार, थोड़ा ड्रामा होना चाहिए, ये टीम जीतनी चाहिए, टीम हारनी चाहिए, ऐसा सब कुछ पूरा फाइन। ठीक है, जस्ट जोक्स अपार्ट। तो ये एग्जांपल आप यहाँ पर याद रख सकते हो स्टार प्लस एंड एकता कपूर का। ठीक है, तो प्रोडक्शन हाउस जैसा बोलता है अगर वैसा बनाना है तो फिर टीडीएस एप्लीकेबल होगा, और प्रोडक्शन हाउस बना बनाया प्रोग्राम सीधा खरीद रहा है तो फिर टीडीएस की प्रोविजंस नहीं अट्रैक्ट होंगे उस केस में। डन, चलिए फिर और एक चीज है आगे, टीडीएस ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। ठीक है, चलो अब इसको समझो ये क्या है। लुक, अब देखो यहां पर फॉर एग्जांपल कोई एक पेट्रोल पंप ओनर है। ठीक है, पेट्रोल पंप ओनर, यहां पर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, अब यहां पर ये इसको क्या सप्लाई कर रहा है? पेट्रोल। ठीक है, आपने देखोगे बड़े बड़े टैंकर्स के थ्रू ये सप्लाई होता है। अब यहां पर देखो मैटर क्या है, समझ ध्यान से इसको। लुक, gas supplier sells gas as well as transport to the purchaser. The manner of raising the sale bill, whether the transportation charges are embedded in the cost of the gas or shown separately, या तो उसको इंक्लूड कर दिया या फिर अलग से दिखाया गया, does not alter the basic nature of such contract which remains essentially of contract of sale and not a work contract as envisaged in the section 94C, so no TDS.
हावेवर अब पहली जो यहां पर बात हुई है ये क्या है, ये बात हुई इस ट्रांजेक्शन की कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पेट्रोल पंप के ओनर को पेट्रोल बेचता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो है इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, नो टीडीएस, टीडीएस नहीं आएगा। भले वो बोलता है कि मैं खुद ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर दूंगा या कुछ भी, बट इट इज ए नेचुरली व्हाट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, पेट्रोल पंप ओनर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से पेट्रोल खरीद रहा है, उस पर कोई टीडीएस नहीं आएगा। अब जो मैटर यहां पर अटका है ना वो कहां पे है, लुक मैटर यहां पे अटका हुआ है कि हावेवर द ट्रांसपोर्ट चार्ज इज पेड टू थर्ड पार्टी transporter of the gas either by the owner or the seller of the gas or purchaser of the gas or any other person shall continue to be governed by the appropriate provisions of the act and tax shall be deductible at source on such payment to the third party at the rate applicable। सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा क्या बोलना चाहता है, अंडरस्टैंड। नाउ सी यहां पर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, यहां पर है पेट्रोल पंप ओनर। अब यहां पर फॉर एग्जांपल है हमारा एक ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर हमारा है फॉर एग्जांपल तारा सिंह, तारा सिंह ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है। अब यहां पर ये जो पेट्रोल सप्लाई होता है इसमें टैंकर किसके लगते हैं, तारा सिंह के लगते हैं। अब यहां पर दो तरीके से पेमेंट हो सकता है, या तो इंडियन ऑयल क्या बोलता है कि इसको पेमेंट मैं करूंगा, या फिर और ये पेमेंट कौन करेगा, पेट्रोल पंप का ओनर पेमेंट करेगा, किसका, ट्रांसपोर्ट का। ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बोले कि देख भाई तारा सिंह को बेच रहा हूं, ट्रांसपोर्ट लेके आ रहा है, ठीक है, पेट्रोल का पेमेंट तुझे मुझे करना है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस तू उसको पे कर देना। या तो ये पे करेगा, या फिर इंडियन ऑयल ने क्या बोला कि देख भाई मैं तेरे को पेट्रोल प्लस ट्रांसपोर्टेशन दोनों प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, तू मुझे पेट्रोल प्लस ट्रांसपोर्टेशन सारा पैसा तू मुझे ही दे देना। तो उस केस में इसको इंडियन ऑयल का तो कोई टीडीएस आएगा ही नहीं, वो तो कंफर्म है क्योंकि इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है, भले वो पेट्रोल अपनी जिम्मेदारी पे गुड्स बेच रहा है फिर भी। जो मैटर अटका है वो यहां पर है कि तारा सिंह का टीडीएस कौन करेगा। So Tara Singh is a transporter, right? He is a providing a it is a contract between the Indian Oil Corporation or Tara Singh, or maybe the petrol pump owner and the Tara Singh, right? So whosoever is making the payment to the Tara Singh वो TDS कट करेगा, सिंपल। या तो इंडियन ऑयल कंपनी टीडीएस कट करेगी, या तो फिर पेट्रोल पंप ओनर टीडीएस कट करेगा, किसका, तारा सिंह ट्रांसपोर्टर का, ठीक है। तो यहां पर इंडियन ऑयल का तो टीडीएस कट होने से रहा क्योंकि इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टर है उसका टीडीएस कट होगा, सिंपल, ये बोलना चाहता है ये प्रोविजंस, ठीक है। सो यहां पर हमारा 94C खत्म हुआ। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस, चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 एज वी सेड द टिचकुल एंड टिचकुल लिमिटेड मेक्स द फॉलोइंग पेमेंट्स। अब देखो ये कंपनी है, ठीक है, ये पेमेंट कर रही है किसको, मिस्टर सचिन अ कॉन्ट्रैक्टर को। अब यहां पर देखना आपको फोकस किस पे करना है, आपको फोकस करना है मिस्टर सचिन पे। मिस्टर सचिन इज ए इंडिविजुअल, राइट, तो रेट ऑफ टीडीएस इज 1%। इधर ध्यान रखना, यहां देख के भावुक मत हो जाना, ठीक है। फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट वर्क ड्यूरिंग द ईयर पीवाई 2024-25 20,000 ऑन फर्स्ट में क्या करेंगे आप लोग, इंतजार करेंगे, राइट, नो टीडीएस। 25,000 ऑन फर्स्ट अगस्त क्या करेंगे, अभी भी इंतजार, क्योंकि अभी भी हम लोग 1 लाख को क्रॉस नहीं किए हैं, टोटल 45 हुआ। 28,000 ऑन फर्स्ट दिसंबर अगेन क्या होगा, इंतजार, नो टीडीएस। अब फर्स्ट मार्च को पेमेंट हुआ 30,000, ठीक है, तो यहां पर 20 प्लस 25 प्लस 28 और प्लस 30, सो 20 प्लस 25 दैट इज 45, 45 प्लस 8 दैट इज 53 प्लस 20 दैट इज 73 एंड 30 टोटल हुआ 1,03,000, ठीक है, ये 1 लाख को क्रॉस कर गया। अब सामने बंदा कौन है, इंडिविजुअल है, सो इनटू 1%,
सो दैट कम्स टू 1030 का यहाँ पर टीडीएस आएगा। डन। चलिए उसके बाद आगे है भारतीय सीमेंट्स लिमिटेड परचेस अ जूट बैग्स। भारतीय सीमेंट लिमिटेड है, उसने जूट बैग परचेस किए हैं फ्रॉम द राजकुमार एंड कंपनी। द लेटर हैज टू सप्लाई, लेटर मतलब कौन है, राजकुमार लिमिटेड की बात हो रही है। तो यहां पर है भारतीय सीमेंट लिमिटेड, राइट, भारतीय लिमिटेड और राजकुमार है सामने, ठीक है। उसने क्या बात करी यहां पर कि आप लोग को यहां पर जूट बैग सप्लाई करोगे। द लेटर इज टू सप्लाई द जूट बैग्स विथ द लोगो एंड एड्रेस ऑफ द असेसी प्रिंटेड ऑन इट। ओके, कस्टमाइज किया हुआ है, लोगो और एड्रेस उसको चाहिए। फ्रॉम 1st September 24 to 20th March 2025, the value of jute bag supply is rupees 8 lakhs, for which the invoice has been raised on 20th of March 2025. 8 लाख रुपए का टोटल ट्रांजैक्शन हुआ है जूट बैग का। While effecting the payment for the same, is the assessee bound to deduct the tax at source, assuming that the value of the printing component involved is rupees 1,10,000। अब प्रिंटिंग कितने का हुआ है, 1,10,000 का हुआ है, ये प्रिंटिंग कॉस्ट है। You are informed that the assessee has not sold any material, मतलब यहां पर मटेरियल परचेस फ्रॉम द थर्ड पार्टी है। सो अगर थर्ड पार्टी से अगर आपने मटेरियल परचेस कर उसमें आपने प्रिंटिंग कर दिया लोगों का, या फिर आपने एड्रेस प्रिंट कर दिया है और फिर आपने सप्लाई किया हुआ है, तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, राइट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसमें 194C अप्लाई नहीं होता है। And the latter has to manufacture the jute bags in its plant using the raw material purchased from it by the outsiders, right? तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया ऐसे कि उस केस में कोई भी टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, बिकॉज आपने मटेरियल आउटसाइडर से परचेस किया हुआ है। फाइन, देखो यही है पूरा, राइट। तो 194 इज नॉट अट्रैक्टेड एट ऑल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। डियर कंपनी लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर आइटम्स ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इट्स सब कॉन्ट्रैक्टेड। अब सामने यहां पर डियर लिमिटेड है, उसने सब कॉन्ट्रैक्ट में काम दिया, किसको है, सब कॉन्ट्रैक्टेड द प्रोडक्शन ऑफ कुशन फॉर द चेयर्स टू मेसर्स लायन एंड कंपनी। अब लायन एंड कंपनी है सामने, अ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, मतलब कौन है ये, इंडिविजुअल है, ठीक है। द सब कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स लायन एंड कंपनी, नाम से भावुक मत होना इधर, 2% पे मत चले जाना, 1% टीडीएस होगा अगर होगा तो, ठीक है। सब प्रोप्राइटरशिप बोला है यहाँ पर क्लियरली। प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कुशंस परफॉर्म्ड, just a minute, the subcontractor Messrs Lion and Company procured a raw material for a production of cushions, performed further labor works and supplied the same to Deere Company. It raised a bill on a Deere Company showing the cost of material 4 lakhs, labor charges 1,50,000. Explain briefly the TDS provisions in the hands of Deere Company Limited. So क्या Deere को यहाँ पर TDS कट करना पड़ेगा? तो क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है कि भले उसने कुशन का काम दिया है चेयर्स के लिए, लेकिन कुशन का रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ कौन लेकर आता है, लायन कंपनी लेकर आता है, और उसको मैन्युफैक्चर भी कौन करके देता है, लायन कंपनी करके देता है, राइट। सो इट इज नथिंग बट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, राइट। लुक, परचेज फ्रॉम ए पर्सन अदर देन ए कस्टमर, Deere and Company Limited, thus the subcontract for production of cushions is a contract for sale, तो उसमें कोई टीडीएस नहीं आएगा। डन। उसके बाद है नंबर 12, दैट इज कॉल्ड मून टीवी। टीवी चैनल मेड अ पेमेंट ऑफ रुपीज 50 lakhs टू द प्रोडक्शन हाउस फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर टेलीकास्टिंग एज पर द स्पेसिफिकेशंस गिवन बाय द चैनल। देखो चैनल ने जैसा बोला वैसा प्रोडक्शन करना है उसको। द कॉपीराइट ऑफ द प्रोग्राम इज ऑल्सो ट्रांसफर टू द मून टीवी। Would such payment be liable to tax under section 194C? Discuss. Also examine whether the provision of TDS under section 94C would be attracted if the payment was made by Moon TV for acquisition of the telecasting rights of the content already produced.
तो सिंपल सी बात है, अगर मून टीवी अपने हिसाब से प्रोडक्शन करवाना चाहता है तो ये 94C होगा और उसमें टीडीएस आएगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन ऑलरेडी किया हुआ है, कंटेंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसमें 94C एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट? सो इट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग 94D और उसकी कहानी आगे बढ़ाएंगे, वो हम बढ़ाएंगे अगले लेक्चर में, राइट? So I request humbly all of you, if you like this videos, right, then please share it maximum with all the CA students who are in your contact, so that maximum students can benefit of it. If you want to read the study material which I'm using it, right, DT Simplified, तो you can download the applications, link मैंने आपको description में दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको मिलेगा CA फाइनल कोर्स जो है उसके अंदर एज ए फ्री कंटेंट आप स्टडी मटेरियल को पढ़ सकते हो, राइट? As I said earlier, PDF, so I'm not able to provide this time. So if you want to purchase a hard copy, then definitely you can contact me on my WhatsApp number. I'll provide you the hard copy also. Fine. चलिए, thank you so much for joining. मिलते हैं अगले लेक्चर में।